सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आत्महत्या, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, ये सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाना था, आगे चौबीन वाला रथ लेकर के निकले कि इस बार बीएसपी ही जरूर सत्ता में आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आप सबका स्वागत है। राजनीति में कामयाबी का एक फॉर्मूला ये भी है कि कमजोर शत्रु को भी कमजोर मत समझो। यूपी में विधानसभा चुनाव की जीत दोहराने के लिए बीजेपी ने कामयाबी के इसी फार्मूले की घुट्टी पी रखी है और इसी हिसाब से हर मोर्चे पर मोर्चेबंदी भी कर रखी है। ओबीसी को मोर्चे को संभाला है केशव प्रसाद मौर्य ने, तो हिंदुत्व के मोर्चे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रणनीति के मोर्चे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो व्यापक छवि और विकास के चेहरे वाले मोर्चे पर हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा भी मोर्चेबंदी के कुछ और चेहरे भी हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि सामने खड़े विरोधी को मात दे देना। तो पंकज का पंच में आज इसी चेहरे वाली राजनीति की चर्चा करते हैं। और वो विरोधी है कौन, इसको समझने के लिए आप मेरे साथ इन तस्वीरों की भूल भुलैया में एक बार घूम लीजिए। ये भीड़ अगर अखिलेश यादव के प्रशंसकों और समर्थकों में ये जोश भरती है कि अब की बार तो टीपू भैया ही सुल्तान बनेंगे, तो बीजेपी को सतर्क करती है कि जब कमजोर दुश्मन को कमजोर नहीं मानते तो ऐसे जनसैलाब को वोट में बदलने से रोकने के लिए हर नीति अपनानी होगी। साम दाम दंड भेद सब। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। रेड अलर्ट का खतरा जब पीएम मोदी यूपी के लोगों को दिखा रहे थे तो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी अलर्ट मोड पर डाल रहे थे। बिना अलर्ट हुए चुनावी राजनीति में विरोधी को निपटाना आसान नहीं होता। अखिलेश यादव इन दिनों जहां भी जाते हैं उनके साथ सहयोगी दलों के नेता भी होते हैं। उनकी कोशिश बीजेपी के पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी साइकिल को सत्ता तक पहुंचाने की। अखिलेश यादव की ताकत ही एक तरीके से उनके लिए कमजोरी भी है। उनके पास MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक तो है, लेकिन उससे आगे क्या, यही उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई ओबीसी चेहरा नहीं है जो अपने दम पर या अपने बूते गैर यादव पिछड़ों का वोट ला सके। और इसी कमी को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करते चले जा रहे हैं। जाट वोटरों के लिए जयंत चौधरी की पार्टी RLD है, राजभर वोटरों के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं, पटेल वोटरों के लिए कृष्णा पटेल है, मौर्य वोटरों के लिए केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल है, तो नोनिया वोटरों के लिए संजय चौहान की पार्टी से समाजवादी पार्टी ने तालमेल किया। बीजेपी ने अखिलेश यादव की इसी फार्मूले की काट में केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे कर दिया। डिप्टी सीएम केशव ही यूपी में पार्टी की तरफ से पिछड़े नेता के रूप में सबसे बड़े चेहरे हैं। जिस मंच से ओबीसी को मैसेज देना होता है वहाँ सेंटर स्टेज पर केशव आ जाते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जिनके अध्यक्ष रहते, यूपी में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आगे आगे मोदी और अगल बगल में योगी और केशव, यही है यूपी में बीजेपी की 2 in 1 वाली रणनीति। पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। बीजेपी के लिए इस तरह का ये पहला प्रयोग है क्योंकि पार्टी ने राज्यों में या तो सीएम का चेहरा दिया या फिर चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखा।
फार्मूला ये कि चुनाव बाद तय करेंगे। सीएम का चेहरा देने के बाद भी बीजेपी राज्यों में चुनाव मोदी के कंधे पर लड़ती रही है, लेकिन यूपी के लिए बीजेपी के पास अलग तरह का प्लान है, जहां सीएम तो तय है, लेकिन विजय के लिए चेहरे के पीछे का चेहरा भी तय है। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। अमित शाह के इस बयान के बाद ही ये तस्वीर साफ हो गई कि बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव एक बार फिर ब्रांड मोदी के हवाले है। जीत हुई तो मोदी की, और अगर हार तो फिर कई फैक्टरों पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है। यूपी में बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट एक पिरामिड की तरह है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जनधन योजना लागू की थी, हम लोगों को लगता था इस योजना का क्या लाभ होगा, लेकिन जब कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट धारी उन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था, तब लगता था प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच दूरदर्शी सोच है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा शुरू हो गया। महीने भर में वो 13 बार अलग अलग कार्यक्रमों के बहाने पहुंच चुके हैं। कभी एक्सप्रेसवे के बहाने, कभी हिंदुत्व को धार देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के नाम पर, तो कभी महिला वोटरों को जोड़ने के बहाने प्रयागराज पहुंचे। जनवरी महीने के पहले हफ्ते में फिर से मोदी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के उस प्रचार को ध्वस्त करना चाहते हैं कि पार्टी योगी के साथ नहीं है। वे योगी जो आक्रामक हिंदुत्व के प्रतीक है, नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े चेहरे हैं। वे योगी जिनके नाम, पहनावे और बोल वचन से ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम आसान हो जाता है। जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। सब जानते हैं कि कैसे यूपी का पिछला चुनाव हिंदुत्व के आसपास लड़ा गया था। मोदी का शमशान बनाम कब्रिस्तान का नारा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था, तो योगी का देवा में बिजली और महादेवा में अंधेरा भी काम कर गया था। फर्क इतना है कि तब अखिलेश यादव की सरकार थी और इस बार तो सत्ता में बीजेपी है। इसे देखते हुए ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने रणनीति में बदलाव कर दिया है। प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी सरकार को दोबारा नहीं चुनती। 1989 के बाद यूपी में जब भी चुनाव हुआ, सरकार ने रिपीट नहीं किया। तो क्या बीजेपी इस ट्रेंड को तोड़ पाएगी? ये तभी संभव है बीजेपी के लिए जब वो यूपी में अपने हक में कोई लहर बना पाती है। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, और यही लहर बनाने के लिए बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ 4 चेहरों का भंवर तैयार किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।